बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों आवाज नहीं चाहिए मुझे क्लास में बिल्कुल। होल्ड का कर दो। हाँ कर दे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मत कर। इधर आ जा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। लाइव जा रही है ना क्लास। डिस्कशन बंद हो जाएगा। टॉपिक है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? किसे कहते हैं भाई भुगतान संतुलन? देखो, एक कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रुपए पैसे का लेन देन कर रहे हैं, अगर आप उस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। बात समझ आ रही है? एक देश के लोग किसी दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे एक्सपोर्ट करें तो रुपए पैसे का लेन देन है, चाहे इंपोर्ट करें या बाहर के लोग हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करें या हमारे लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करें, बाहर के लोग हमारे यहां से उधार लें, हमारे लोग बाहर से उधार लें, जो भी रुपए पैसे का लेन देन है, अगर आप उस लेन देन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ आ रही है? एक काम करो, सबसे पहले हेडिंग डालो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, और लिखो इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ it is a systematic record of all monetary transaction, all monetary transaction between resident between resident and non-resident of economy. Resident and non-resident of economy. Globally, it is maintained by IMF, and domestically it is maintained by सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी। देखो, एक देश के नागरिकों का किसी दूसरे देश के नागरिकों के साथ जो भी मौद्रिक लेन देन होता है, जो भी मौद्रिक लेन देन होता है उसका व्यवस्थित विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। व्यवस्थित विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे IMF के द्वारा
आईएमएफ के द्वारा एवं घरेलू स्तर पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बनाया जाता है। देखो, द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी ऑलवेज बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। but domestically it will be negative और पॉजिटिव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्य सदैव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्य सदैव 0 होता है। जबकि किसी देश का भुगतान संतुलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कॉपी पेंसिल बंद कर दो अगले 10 मिनट तक, और जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनोगे। मैंने आपसे कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। ध्यान रखना, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन आता है इस यूनिट के अंदर से। प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का अगर एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे तो उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, ग्लोबल लेवल पर इसको कौन मेंटेन करने का काम करता है? ग्लोबल लेवल पर इसको मेंटेन करने का काम करता है आईएमएफ। जबकि अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना हो, यानी हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है, तो उसे मेंटेन करेगा कौन? आईएमएफ। जबकि किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है तो उस देश का सेंट्रल बैंक इसको मेंटेन करने का काम करेगा। जैसे इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड, जबकि ग्लोबल मार्केट में, एक बात मैंने आपको और बताई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्लोबल मार्केट में 0 आएगी, जबकि किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर ये बात समझ आ रही है? ऐसे समझो इस बात को। ये हमारा इंडिया है और ये है यूएसए। ये इंडिया है और ये कौन है? यूएसए है। इंडिया ने सपोज $20 लाख का एक्सपोर्ट किया है यूएसए को। इंडिया ने यूएसए को 20 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया है, एज्यूम कर लो। और इंडिया ने 10 लाख रुपए का सामान यूएसए से खरीदा है। इसका मतलब जब इंडिया 20 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को तो 20 लाख रुपए तो आएंगे, सही है ना? और यूएसए से जब 10 लाख का सामान इंपोर्ट करेगा तो 10 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा उसको। तो 20 लाख तो आ रहे हैं और 10 लाख। तो इंडिया का अगर मैं आपसे कहूं बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आएगा, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 10 लाख रुपए। आने वाले पैसे में से
जाने वाला पैसा क्या कर दें? सही है ना? कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपसे कहता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट यूएसए का बताओ कितना आएगा। तो देखना यूएसए ने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया इंडिया को, तो यूएसए को 10 लाख तो आ रहे हैं, और यूएसए ने 20 लाख का सामान खरीदा इंडिया से, तो 20 लाख का पेमेंट करना है। तो यूएसए का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आएगा? माइनस, बताओ। मैंने आपसे कहा अगर मैं ग्लोबल मार्केट का बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। अगर जितना इंडिया सरप्लस में उतना यूएसए क्या होगा? 3 कंट्री जोड़ लो तब भी यही बनेगी स्थिति। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कब? ग्लोबल मार्केट पर। लेकिन अगर मैं किसी इंडिविजुअल कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखूं तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में और यूएसए का बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब पूरे विश्व का अगर आप निकालोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। जबकि किसी इंडिविजुअल कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में भी हो सकता है और डिफिसिट में भी हो सकता है, फायदे में भी हो सकता है, और लेकिन पूरे वर्ल्ड का क्या आएगा? जीरो आएगा। ग्लोबल मार्केट पर कौन मैनेज करेगा इसको? ग्लोबल मार्केट पर मैनेज करेगा आईएमएफ। और किसी देश के अंदर कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल बैंक। तो मैं आपसे कहूं इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है? तो आईएमएफ नहीं, आरबीआई। और ग्लोबल मार्केट का आईएमएफ। कोई कंफ्यूजन बच्चों? कैसा भी? इसे नोट करो और फिर लिखो। आज का आंसर लिखने में दिमाग के सारे सुर खुल गए होंगे। क्यों भाई? बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है। लास्ट में डिस्कस करूंगा। आंसर कहोगे अरे सर ये तो मुझे सब कुछ पता था, बस लिख ही नहीं पाया। ऐसा ही होता है। अभी जब आंसर डिस्कस करूंगा ना तो अरे सर ये तो सब पता था मुझे, मैंने कुछ और लिख दिया उसमें। यही होता है बेटा। इसलिए कहता हूं रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है आंसर लिखने की। आईएएस बनना है ना, इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या करो, डिसाइड हुआ? कुछ नहीं। अपने ऑप्शनल पे सबसे पहले काम शुरू कर दो। ऐसे और इथिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अगले 6 महीने में आपके क्या हो जाने चाहिए? कंप्लीट। और बाकी क्लास में जीएस चल ही रहा है, तब जाकर के लड़ाई में तुम लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। और नहीं तो तुम लड़ाई के बाहर ही बैठे हो, ग्राउंड के बाहर ही बैठे हो, सब फील्ड में उतरे ही नहीं हो अभी तो तुम। और एक चीज और सुन लो, इस साल सब लोग एक एग्जाम आएगा सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसका जो डीएसपी और एडिशनल एसपी है, डीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इसमें भी डीएसपी एडिशनल एसपी और एसपी होते हैं। इसके लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीएपीएफ का। कौन सा? सीएपीएफ का। ये एग्जाम सबको देना है, सीधा एक एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू है, मेंस नहीं है उसमें। बाकी सब यही सिस्टम है। पूरा जीएस, एज लिमिट 25 है, मिनिमम एज 20 साल। जिसकी भी 20 कंप्लीट हो जाए और जो फाइनल ईयर में हो उसे ये एग्जाम देना है। एक बात बताऊं, एडिशनल एसपी चाहे तुम्हारे शहर का हो और चाहे बीएसएफ का हो, एसपी एसपी होता है, जहां भी जाएगा राजा बन के ही जाएगा। कि जहां भी जाएगा राजा बन के ही जाएगा। हाँ, हाइट का क्राइटेरिया देख लेना उसमें। ऐसे तो पुलिस सेवा में भी हाइट, आईपीएस में भी हाइट का क्राइटेरिया है। 170 होगा लगभग। गर्ल्स 152 है। फाइनल ईयर होनी चाहिए बस ग्रेजुएशन में तुम्हारी।
तो CAPF का सब लोग एग्जाम दोगे और यही पढ़ाई काम में आएगी जो पढ़ रहे हो, यही पढ़ाई काम में आएगी जो पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव है, 2 पेपर है उसमें, दूसरा वाला पेपर में ऐसे आएगा तो वो लिखने के लिए आएगा। पहला पेपर GS का है, बता दूंगा किसी दिन, अभी तो पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया? एक बार फिर से बताओ क्या है। एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है भैया, उस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का अगर मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं तो उस रिकॉर्ड को बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल मार्केट पर इसको मेंटेन करने का काम करता है कौन? और घरेलू स्तर पर सेंट्रल बैंक। इंटरनेशनल मार्केट का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या आएगा? जबकि डोमेस्टिक यानी किसी कंट्री का इंडिविजुअल सरप्लस में भी हो सकता है। और देखो बच्चों, इसके अंदर 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, लिखो देयर आर 2 अकाउंट्स मेंटेन, देयर आर 2 अकाउंट्स मेंटेन अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो भुगतान संतुलन के अंतर्गत, भुगतान संतुलन के अंतर्गत 2 खाते बनाए जाते हैं। देखो सबसे फर्स्ट करंट अकाउंट, इसे बोलते हैं चालू खाता। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं पूंजी खाता। यानी बच्चों, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कितने अकाउंट्स मेंटेन करोगे आप? एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ आ रही है? फिर से बता रहा हूं, यूपीएससी में ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हर एक एक नंबर के लिए लड़ना है आप लोगों को, हर एक एक नंबर की लड़ाई है वहां पर। इसलिए जितना भी पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने आपसे कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं? एक करंट अकाउंट और दूसरा। अब बात आती है करंट अकाउंट क्या है। हेडिंग डालो सबसे पहले करंट अकाउंट, चालू खाता। देखो जनरली दोज ट्रांजैक्शन which have short term nature, which have short term और recurring nature। recurring मतलब डेली टू डेली, recurring nature record in current account। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट shows the business position of economy, shows the business position of economy। देखो सामान्यतः ऐसे लेन देन, बेटा कॉपी बनाना दूसरी, सुन पीछे जो कॉपी है ना प्लेन वाली, ये बनानी है। हाँ बता रहा हूं, वो बनाना। सामान्यतः ऐसे लेन देन जो अल्पकालीन नेचर के होते हैं, अल्पकालीन नेचर के होते हैं, अल्पकालीन प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें चालू खाते के अंतर्गत, उन्हें चालू खाते के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। किसी देश का चालू खाता
उस देश की व्यापारिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। हाँ भाई, मैंने आपसे कहा कि जो करंट अकाउंट है, मैंने आपसे कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट बनेंगे, एक करंट अकाउंट और दूसरा, और इन दोनों अकाउंट का जो बैलेंस आएगा और उस बैलेंस को जब हम जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपसे कहा जो शॉर्ट टर्म नेचर के ट्रांजैक्शन है, अल्पकालीन नेचर के ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें, करंट अकाउंट के अंदर। अल्पकालीन का मतलब विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे रुपए पैसे के लेन देन आप कहां रिकॉर्ड करोगे? तो देखो बच्चों, करंट अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शन आते हैं। करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान से समझोगे सब लोग। देखो सबसे पहला आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को कहते हैं व्यापार संतुलन। और बच्चों व्यापार संतुलन कैसे कैलकुलेट करोगे किसी देश का? किसी देश का व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो यहां एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमने जो कैलकुलेशन की थी, ये क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड था ये वास्तव में। 20 लाख का एक्सपोर्ट किया, 10 लाख का इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से माइनस कर दिया क्या, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा ना। बात समझ आई या नहीं आई? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट आप कैसे करोगे, देश के जितने भी एक्सपोर्ट हैं उसमें से माइनस कर दें क्या, जितने भी इंपोर्ट हैं, तो एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा क्या। अब क्वेश्चन आता है एक्सपोर्ट कहते किसे हैं, यूपीएससी पूछ चुका है कि भाई क्या होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पहले तो गुड्स समझ लो किसे कहते हैं, जिसको देख सको, छू सको, टेंजेबल हो, वो तो गुड्स है। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजेबल, वो है सर्विस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप केवल फील कर पा रहे हो। ये पोडियम आपके सामने रखा हुआ है, ये गुड्स है, आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो। रिमोट क्या है, गुड्स है। तो गुड्स और सर्विस समझ में आ रही है? सर्विस को आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। अब बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? जनरली बचपन से आप पढ़ते आते हो कि एक देश जब किसी दूसरे देश को सामान बेचता है तो वो एक्सपोर्ट होता है। अब इसको अपने दिमाग से निकाल दो। अब जो फंडा बता रहा हूं उसको सब लोग समझोगे। एक देश का नागरिक, सिटीजन, किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन को कोई प्रोडक्ट बेचता है, चाहे वो अपने देश में ही बेचे चाहे दूसरे देश में बेचे, क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऐसे समझो, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अब वो इंडिया घूमने के लिए आता है, दिल्ली मान लो टूर पर आता है किसी ट्रीटी की वजह से। अब आता है तो स्वाभाविक सी बात है, तुमने एक चीज तो नोट की होगी कि ताजमहल घूमने जरूर आता है फिर, क्योंकि 7 वंडर्स में माना जाता है, तो क्यूरियसी रहती है कि यार
देख तो ले जब इंडिया आए तो दिल्ली आता है तो वो आगरा जरूर आता है। अब आगरा जब घूमने आया तो यहाँ के मार्केट में हो सकता है उसे कोई चीज पसंद आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अब उसने वो चीज खरीद ली। देखना, एक इंडियन एक नॉन इंडियन को क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है ना। बेशक अपने देश के अंदर ही बेचा उसने, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फंडा क्या है, इंडियन सिटीजन किसी नॉन सिटीजन को कोई प्रोडक्ट बेचता है, चाहे वो इंडिया की बाउंड्री में बेचे चाहे इंडिया की बाउंड्री के बाहर बेचे, क्या माना जाएगा वो। जनरली आप पढ़ते हो कि बाउंड्री के बाहर हम जब सामान बेचते हैं तो वो क्या है, दिमाग से निकाल देना। मान लो मेरे पिताजी रहते हैं यूएस, या मैं रहता हूं यूएस, पढ़ने के लिए चला गया, आप लोग पढ़ने के लिए चले गए। अब आपके पिताजी ने यहां से कोई सामान आपके लिए भेजा, देखना बाउंड्री तो क्रॉस हो गई, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो और हमने सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोडक्ट बेचा है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं है। एक इंडियन किसी नॉन इंडियन को कोई प्रोडक्ट बेचता है, एक इंडियन किसी नॉन इंडियन से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई। यहां बाउंड्री का कंसेप्ट दिमाग से डिलीट। कंसेप्ट क्या बनेगा, भारत का नागरिक किसी गैर नागरिक को कोई सामान बेचता है तो वो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। भारत का नागरिक किसी गैर नागरिक से कोई सामान खरीदता है तो वो क्या है, चाहे वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर खरीदे चाहे बाहर खरीदे, क्या माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों। हम ये कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं, अगर हमें करंट अकाउंट कैलकुलेट करना है मान लो इंडिया का, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। और व्यापार शेष कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से माइनस करोगे आप। क्या कोई कंफ्यूजन बच्चों। दूसरा टर्म आता है यहां बैलेंस ऑफ सर्विस। मतलब क्या है, सेवाओं का शेष, सेवाओं का शेष। जैसे व्यापार शेष था ऐसे ही निकालोगे सेवाओं का शेष। और सेवाओं का शेष कैसे निकालोगे, बैलेंस ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में से सर्विस में से मैं माइनस कर दूं क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो क्या आ जाएगा आपका। अब आप कहोगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, उसको समझो पहले। बच्चों हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के बाहर, इंडिया के बाहर स्थित है, इंडिया के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। देखना बहुत सारे विदेशी लोग इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो अपनी सर्विस किसी नॉन इंडियन को दे रही है, क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ। पॉलिटिकल बाउंड्री तो क्रॉस नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या माना जाएगा, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ऐसे समझो। देखो बच्चों हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य, वो 3 लेवल पे बना हुआ है। एक प्राइमरी लेवल,
प्राइमरी लेवल में आते हैं, गांव में जो डिस्पेंसरी बनी हुई है। एक सेकेंडरी लेवल जो हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, और एक टर्सरी लेवल जिसमें अपोलो, एम्स, पुष्पांजलि आपके ये हॉस्पिटल आते हैं। सही है ना? आप देखोगे कि हमारा जो प्राइमरी लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बकवास है। वहां डॉक्टर की जगह कंपाउंडर इलाज कर देता है। कभी चले आना, डॉक्टर तो मिलेगा ही नहीं, और सर्दी जुकाम खांसी की टेबलेट हुई कंपाउंडर लिख के दे देता है। तो बकवास है एकदम। जो सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट वाला, वो ठीक ठाक है, अच्छा है। ठीक ठाक नहीं, अच्छा है। लेकिन समस्या यह है कि पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि डॉक्टर पगलाए रहता है, वहां भीड़ इतनी लगी रहती है। और जो हमारा तीसरा लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास का मतलब भयानक से भयानक बीमारियों का इलाज वहां है, और उसी स्टैंडर्ड से जिस स्टैंडर्ड पर वर्ल्ड में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ता इलाज है। अब आप कहोगे सर सारे तो कपड़े उतर जाते हैं। आप बाकी कंट्री से कंपेयर करके पता चलेगा आपको कि हमारे यहां वो इलाज क्या है, सस्ता है। हमारे लिए तो महंगा लग रहा है, अदर कंट्री से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो इलाज है वो क्या है, सस्ता है। अभी जो यहाँ मोहित भैया रहते हैं, जानते हो ना सब लोग, उनके रिलेटिव सभी पुष्पांजलि में ही थे 3-4 दिन से। अच्छा खासा बिल बनाया और डेथ हो गई आज सुबह। तो हम लोगों को एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है वो, लेकिन फॉरेन के हिसाब से देखोगे तो वो, और इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स क्या करते हैं, अपना इलाज कराने के लिए इंडिया आते हैं। इलाज कराने के लिए एम्स में आते हैं, मूलचंद में आते हैं, अपोलो में आते हैं, क्योंकि यहां सस्ता पड़ता है और सर्विस वही है एकदम। कोई सर्जरी करानी है, जिस सर्जरी को वहां 30 लाख रुपए खर्च होंगे या 12 लाख रुपए में हो जाती है वो सर्जरी। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आते हैं। अब एम्स में एक डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया किसी फॉरेनर्स का, सिल भी दिया, देखना डॉक्टर ने तो अपनी सर्विस दे दी। किसको दी? इसका मतलब एक इंडियन एक नॉन इंडियन को क्या कर रहा है? क्या है ये? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ये बात समझ आई या नहीं आई? चाहे पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर दो, और चाहे अपना एसबीआई है, क्या लंदन में ब्रांच नहीं है? बोलो, है? अब वहां पर लोग एसबीआई से सर्विस लेते हैं। देखना एसबीआई एक इंडियन सर्विस दे रहा है किसको? विदेश में ही, तब भी ये क्या है? और एक एसबीआई की ब्रांच इंडिया में ही हो और फिर यहां से फॉरेनर सर्विस ले, तब भी क्या मानी जाएगी वो? एक्सपोर्ट ऑफ। निकाल दिया तूने कंसेप्ट सारा। तो बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस समझ आ गई या नहीं आई? अब ऐसे समझो, डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाते थे जब तक युद्ध नहीं था लोग, बताओ, जाते थे ना? यूक्रेन यूनिवर्सिटी नॉन इंडियन, और वहां पर एक सर्विस ले रहा है कौन? क्या है ये? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। ये बात समझ आई या नहीं आई? चाहे बेशक पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री का कंसेप्ट दिमाग से डिलीट। क्या फंडा होना चाहिए? एक इंडियन नॉन इंडियन को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट। एक इंडियन नॉन इंडियन से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, दैट इज। एक इंडियन नॉन इंडियन को कोई सर्विस दे रहा है, दैट इज। और एक इंडियन किसी नॉन इंडियन से सर्विस ले रहा है। तो ये क्लास मेरी यूट्यूब पर लाइव चल रही है, यूएस में बैठा हुआ कोई पर्सन इस क्लास को देख रहा है, मान लो इकोनॉमिक्स की, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ। अरे अपने बाबा रामदेव है, सुबह 4 बजे आ जाते हैं और अपना जोड़ गणित लगाना शुरू कर देते हैं शरीर के साथ। क्या इंडियंस ही करते हैं? कनाडा में देखो सुबह उठ के सब बाबा रामदेव को ही देखते हैं 4 बजे, उल्लू बन के। देखना बाबा रामदेव ने अपनी सर्विस क्या कर दी। कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास का जब भी सम्मेलन चल रहा होता है, कभी सम्मेलन आप देखना लाइव चल रहा होता है यूट्यूब पे उनके पर,
और फॉरेनर्स बहुत सारे एंजॉय करते हैं उनके सभी सम्मेलन को। देखना एक इंडियन नॉन इंडियन को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ये बात समझ आई या नहीं आई? तुम्हारा यूट्यूब चैनल से फॉरेन के लोगों ने वीडियो देखी, व्यूज बने और आपको पेमेंट आ गया, आपकी सर्विस का पेमेंट हो गया, का मतलब दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या बात समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? तो देखो, अगर आपको करंट अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, बैलेंस ऑफ। कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके बाद कैलकुलेट करोगे क्या, बैलेंस ऑफ सर्विस। और उसके बाद बैलेंस ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? और थर्ड टर्म आएगा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। और बच्चों यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करोगे नेट रिमिटांस और दूसरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रिमिटांस को हिंदी में कहते हैं प्रेषण, और इसको बोलते हैं विदेश से शुद्ध आय प्राप्ति। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों किसकी, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की। और जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, एक, दो और एक, तीन, तो कैलकुलेट हो जाएगा क्या, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। पेमेंट नहीं, करंट अकाउंट है ये अभी। फिर बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को प्लस कर दोगे तो जाके बनेगा क्या, पहले से नोट करो तब आगे की बात करूंगा। हम्म? विदेश से शुद्ध आय प्राप्ति अभी बताऊंगा, इसको नोट करो पहले। हाँ भाई, रिमिटांस क्या है, तुम मुझसे पढ़ी हुई है जरूर पहले। कहाँ पढ़ा तूने? चलो देखो बच्चों, रिमिटांस का मीन समझो क्या है। देखो, कितने सारे इंडियंस ऐसे हैं जो जॉब करते हैं यूएसए में, गल्फ कंट्री में। बहुत सारे इंडियंस जॉब करते हैं, उनकी फैमिली यहां रहती है और वो जॉब करते हैं, वहां वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे को इंडिया भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना, दैट इज रिमिटांस, प्रेषण। बच्चों, कितने सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं
जो इंडिया में क्या करते हैं, जॉब करते हैं और उनकी फैमिली फॉरेन में रहती है ना। ये लोग यहां पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में भेजते हैं। तो विदेश से कितना पैसा आ रहा है और विदेश को कितना पैसा जा रहा है, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, रिमीटांस। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बताओ बच्चों। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमीटांस प्राप्त करने वाला देश इंडिया है। इंडिया को हर साल 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमाउंट एज ए रिमीटांस विदेश से प्राप्त हो रहा है। यानी बहुत सारे इंडियंस रह रहे हैं और वो इंडियंस पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया में, तो पूरी दुनिया में कर ले, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटांस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, इंडिया है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा रिमिटांस इंडिया को किस कंट्री से मिल रहा है, देखो पिछले साल तक गल्फ कंट्री से मिलता था, लेकिन अब पहले नंबर पर यूएस से हमें रिमिटांस आ रहा है। यानी हमारे बहुत सारे इंडियंस कहां जॉब कर रहे हैं और वहां पैसा कमाते हैं और उस पैसे को कहां भेजते हैं, इंडिया में। दूसरे नंबर पर गल्फ कंट्री से आ रहा है हमारे यहाँ रिमिटांस। खाड़ी देशों में जो तेल की कंपनियां हैं वहां बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं, काम करते हैं। अभी आपको याद होगा ईरान और इजराइल का वॉर छिड़ने वाला था, तो इंडिया ने गाइडलाइन जारी की थी अपने इंडियंस को कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दे। जब मिसाइल गिराई थी उसने, याद है ना बच्चों। बहुत सारे इंडियंस हमारे यहां खाड़ी देशों में रहते हैं, तेल की कंपनियों में नौकरी करते हैं। ये लोग वहां पैसा कमाते हैं और इंडिया को, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटांस प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन है, इंडिया है। और कहां से सबसे ज्यादा रिमिटांस आ रहा है, यूएसए से सबसे ज्यादा आ रहा है, दूसरे नंबर पर गल्फ कंट्री से आ रहा है। याद रहेगा, ऐसे ही लिख देगा, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन भारतीय प्रेषण के संदर्भ में सही है। पहला, भारत दुनिया में प्रेषण प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। फिर नीचे लिखेगा, भारत को सर्वाधिक मात्रा में प्रेषण अमेरिका से प्राप्त होता है। फिर नीचे लिखेगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेट पीपल भारत से हैं। और फिर नीचे लिखेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है। ऐसे बना देगा। तो देखो पहले नंबर पर है बच्चों रिमिटांस प्राप्त करने में, दूसरा अमेरिका से सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ, जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटांस हमको मिल रहा है तो सबसे ज्यादा माइग्रेट लोग हमारे ही होंगे। हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर जाके वहां जॉब करते, पैसा कमाते और इंडिया को। तो प्रेषण की बात समझ में आ गई कि नहीं आई। जब मैं 1, 2 और 1, 3 इन तीनों को प्लस करूंगा तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बताओ कोई कंफ्यूजन की बात, कोई भी कंफ्यूजन, एक बार फिर से बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के लोगों के साथ जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, अगर उस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करें तो वो रिकॉर्ड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन बनाता है इसको, जबकि घरेलू स्तर पर आरबीआई बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, जबकि घरेलू स्तर पर पॉजिटिव भी हो सकती है और दोनों पॉसिबल है। इसके अंदर 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के हैं। देखना किसी को सामान बेचोगे तो उससे कहोगे भैया पैसा देती हो, खाते कमाते, स्वाभाविक सी बात है, कहोगे इधर पैसा दे और इधर सामान ले, सही है कि नहीं। इसका मतलब यहां शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है। और कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट में, 3। पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कैसे करोगे,
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस बैलेंस ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करोगे? और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रेषण और विदेश से शुद्ध आय प्राप्ति दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। और इन तीनों को जोड़ दें तो क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कंसेप्ट क्लियर है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कंसेप्ट क्लियर है? तो अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? हेडिंग डालो कैपिटल अकाउंट। देखो जनरली दोज ट्रांजैक्शन which have long term और कैपिटल नेचर, लॉन्ग टर्म और कैपिटल नेचर, रिकॉर्ड इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट shows the record in capital account. Balance of capital account shows the loan and investment position of इकोनॉमी। देखो सामान्यतः ऐसे लेन देन, सामान्यतः ऐसे लेन देन जो दीर्घकालीन अथवा पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। पूंजी खाते के अंतर्गत, पूंजी खाते के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। किसी देश के पूंजी खाते का शेष, किसी देश के पूंजी खाते का शेष उस देश की ऋण और निवेश स्थिति को प्रदर्शित करता है। निवेश, ऋण और निवेश स्थिति को प्रदर्शित करता है। कॉपी पेंसिल कर दो बंद। मैंने आपसे यह कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं? एक करंट अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन आएंगे और कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म या कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन। देखो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन जानते हो ना? देखो आपने 50 लाख रुपए की एक दुकान खोली, उसमें फिर 10 लाख रुपए का सामान डाला और आप उसकी बाइंग सेलिंग कर रहे हो सामान की, तो जो 50 लाख रुपए लगा दिए वो तो एक ही बार लगाने हैं, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लेकिन जो सामान आप डेली टू डेली खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो रिकरिंग नेचर का है, वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहां चले गए? करंट अकाउंट के अंदर। सही है ना? कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? जो लॉन्ग टर्म या फिर कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। सही है? तो बच्चों कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला ट्रांजैक्शन आएगा लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस।
अब बच्चों शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यों? जाओ जाओ। हाँ भाई, लोन एंड एडवांसेस मतलब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कितना लोन मिल रहा है, कितना लोन जा रहा है। तो देखो जो लोन है वो एक तो हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, और तीसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो सकता है। इसे बोलते हैं विदेशी वाणिज्यिक उधार। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? लोन एंड एडवांसेस। क्या मानोगे? लोन एंड एडवांसेस। मेरी बात को बड़े ध्यान से सब लोग सुन। भारत सरकार को लोन मिलता कैसे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से? टी बिल बेटा, कमर्शियल बैंक और आरबीआई तो डिस्काउंट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? वो फंडा नहीं है। देखो बच्चों, पहले मेरी बात को सब देखो, प्रैक्टिकल हो जाओ सब। सब लोग क्या हो जाओ? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, बॉन्ड इश्यू कर देंगे। कहां से मिलेगा लोन फिर? एक गरीब आदमी को कोई लोन देता है? नहीं तो मुझे दिलवा दो 2 करोड़ का लोन अगर मिल जाए। सही है कि नहीं? मुझे दिलवा दो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वर्ल्ड बैंक दे देगा, रिश्तेदार लगता है वो तुम्हारा। अगर वो रिश्तेदार लगता था तो श्रीलंका का भी लगता होगा। और फिर जब सोना रखने, सोना गिरवी क्यों रखना है जब सोना है ही तो में तुम्हारे पास? क्यों रखना गिरवी? बेच के ना ले लो पैसा फिर। भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें मुंह उठा के लोन दे देगा। लोन भी बहुत बड़ी डिजिट में लेती है सरकार। भाई एक बात बताओ, सरकार के खर्चे हैं इस साल 55 लाख करोड़ के, और सरकार की इनकम है केवल 38 लाख करोड़ की। बजट में पड़ा था 17 लाख करोड़ का लोन उठाएगी सरकार, तब जाके अपने पूरे देश का खर्चा पूरा होगा देश का। कितना लोन उठाना है सरकार को? अब सरकार पहुंच गई वर्ल्ड बैंक के पास, साहब 17 लाख करोड़ का लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक कहेगा मोदी जी औकात बताओ अपनी कितनी है तुम्हारी, किस आधार पे दे दूं तुम्हें 17 लाख करोड़ का? रिश्तेदार लगते हो क्या मेरे? और रिश्तेदार लगते हो तो भी ना देगा, नहीं तो मांग के देख लो अपने रिश्तेदार से किसी से, दे दो। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोन उठाती कैसी है गवर्नमेंट हमारी? देखो एक बात याद रखना, सबसे जरूरी चीज होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्रेडिट रेटिंग। क्या? देखो सिविल स्कोर तो सब जानते होंगे, क्या होता है सिविल स्कोर? आप देखते हो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको लोन आसानी से दे देता है, और सिविल स्कोर अच्छा नहीं है
तो बैंक आपको आसानी से लोन नहीं देता, देता ही नहीं। क्यों? सिविल स्कोर अच्छा होने का मतलब है, सिविल स्कोर अच्छा होने का मतलब है कि आपके लोन चुकाने की क्षमता बढ़िया है, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, ले जा भाई, क्योंकि उसे पता है आराम से क्या कर देगा, चुका देगा। अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपकी लोन चुकाने की क्षमता बढ़िया, तो आपको बैंक लोन देता है, फिर भगा देता है, नहीं मिलेगा भाई जा। एक व्यक्ति के लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करना है आपको, तो किससे करोगे? सिविल स्कोर से। एक कंपनी के और एक देश के लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करना है, तो आप जाओगे किस पर? क्रेडिट रेटिंग पर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग इज ए मेजरमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ कंपनी, कंपनी और एज वेल एज गवर्नमेंट। एक कंपनी के या देश के लोन चुकाने की जो क्षमता है, उसका आकलन है क्या? क्रेडिट रेटिंग। बात समझ आ रही है अच्छे से या नहीं? यानी मोदी जी पहुंचे वर्ल्ड बैंक के पास, हिसाब लोन दे दो, वर्ल्ड बैंक कहेगा औकात बताओ अपनी कितनी। औकात मतलब क्रेडिट रेटिंग बताओ कितनी है। जैसे तुम पहुंचे बैंक में, साहब लोन दे दो, बैंक कहेगा औकात बता अपनी। आपने कहा साहब मेरा क्रेडिट स्कोर 850 का है, कहेगा बैठ चाय पी, बैठ। आपने कहा जी मेरा स्कोर 550 है, वो कहेगा उठ, भिखमंगों का काम नहीं है, या निकल, लोन नहीं मिलेगा। सेम पोजीशन वर्ल्ड बैंक की है। भाई मेरी क्षमता किससे आंक ली बैंक ने? सिविल स्कोर से। मोदी जी की क्षमता किससे आप नापेगा वर्ल्ड बैंक? कहेगा मोदी जी क्रेडिट रेटिंग बताओ, मोदी जी कहेंगे क्रेडिट रेटिंग है मेरी AAA+। अरे बैठो बैठो भाई साहब, और कहेंगे जी मेरी BBB-। उठो। मुझे उन्हें मतलब नहीं कि मोदी जी हैं या मनमोहन साहब हैं, उन्हें तो मतलब किससे है? उन्हें मनमोहन साहब में और मोदी में कोई अंतर नहीं है, उनके लिए। तुम्हारे लिए हो सकता है अंतर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई अंतर नहीं है। वो तो कहेंगे औकात बताओ, है औकात तो लो, और नहीं है तो निकलो। ये बात समझ आई या नहीं आई? इसका मतलब कोई देश अगर लोन उठाना चाहता है अंतरराष्ट्रीय बाजार से, तो उसकी सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग अच्छी, तब तो कोई बात करेगा, अदरवाइज बात। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बच्चों क्या समझ में आया क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? किसी देश के ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन, मेजरमेंट टू कैपेसिटी टू रीपेमेंट ऑफ लोन। बच्चों क्रेडिट रेटिंग देता कौन है? जैसे सिविल स्कोर, तो क्रेडिट रेटिंग देता कौन है? तो बच्चों इसके लिए बनी हुई है हमारे डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल हिंडनबर्ग का नाम सुना है? हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो जाते हैं। हिंडनबर्ग क्या था? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सुना था पिछली साल अडानी की बर्बादी हो गई थी पूरी। तो क्रेडिट रेटिंग को कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ये एजेंसी हमारे देश की भी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है। और अंतरराष्ट्रीय
ये हो गई घरेलू क्रेडिट रेटिंग और ये अंतरराष्ट्रीय। बच्चों घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्राइसिल, नाम सुना है? ये इंडिया की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इकरा, नाम सुना है? पेपर में ही पूछा है। ऑन इकरा, केयर, ये चारों इंडिया की डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर मैं इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करता हूं तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर है, सबसे अच्छी मानी जाती है। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरा फिच, नाम सुना है, और तीसरा मूडीज। ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यूएसए की हैं। पहले इनको नोट करो, तब बात करूंगा आगे। ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहां है? यूएस की है। देखो बच्चों, एक बात बता दूं तो मैं फिर से समझ लूं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसी एग्जाम पे आके क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बेसिक बेसिक चीजें मैं पढ़ा दूं, आप कहोगे अरे जी तुम तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में ही कुछ नहीं था। तो पेपर खोल के देखोगे तभी समझ में आएगा कि कुछ आया ही नहीं जो पढ़ाया था सर ने। बहुत सारे मतलब 90% में टीचर्स की बात कर रहा हूं। बच्चों को बेसिक पढ़ाया, बच्चों को लगता है बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, लेकिन जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आता ही नहीं। ये जो पढ़ाया वो पेपर में आया ही नहीं। कहां से आएगा जब बेसिक आप खुद करा रहे हो? तो आपको यूपीएससी का एग्जाम के लिए पढ़ाना है तो यूपीएससी लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरे बाद जो भी टीचर आए, कैसे टेस्ट करना है? जो टीचर ने यूनिट कंप्लीट कर दी, उस यूनिट के पीवाईक्यू निकालो, मेंस का पेपर निकाल लो। अगर उसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में है, इसका मतलब बंदा लेवल की चीजें पढ़ा रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। और अगर जो पढ़ा रहा है वो चीज पेपर के अंदर नहीं है, तुरंत मेरी बात मान लेना, कह देना सर से, खजान सर से कि सर दूसरे टीचर का क्या कर दो, अरेंजमेंट कर दो। यार रिश्तेदारी नहीं निभानी किसी से, समय खराब होता है। पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई कर रहे हो तो यहां पढ़ने का मोटो रखो। एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर तो उससे ही होगा। इसलिए जागरूक हो जाओ सब लोग अच्छे तक। और बच्चों एक बात और बता दूं, आईएएस की नौकरी आईएएस की है, जैसी नौकरी नहीं। पैसा आपके पास कितना भी हो पैसा, लेकिन पावर के सामने जीरो हो जाता है पैसा। पावर के सामने जीरो हो जाता है पैसा। या तो पैसा इतना हो कि मुकेश अंबानी की तरह, और मुकेश अंबानी भी प्रधानमंत्री जी के ही सामने झुकता है, वहां भी पावर के सामने ही झुकता है वो। ये भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो 1 साल मेहनत कर लो लग के, केवल 1 साल की बात है। एक बार एग्जाम निकल गया,
तो फिर बेटा पीछे मुड़ के जीवन में कभी देखना नहीं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं सच कह रहा हूं, तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, तुम खुद कहोगे यार मैंने कम मेहनत की थी यार, इस रिजल्ट के लिए तो यार मेहनत ज्यादा और होनी चाहिए थी। कितनी भी मेहनत कर लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मैं खुद ही लगेगा कि यार कम मेहनत की थी। तो यार टारगेट सेट कर लो सब लोग, रोज तुम लोगों को समझाता हूं, और एग्जाम निकाल लो यार, एग्जाम निकाल लो। तुम्हारे जैसे ही लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली कहीं ईश्वर ने तथास्तु करके भेजे थे कि जा तू ही बनेगा। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। तुम लोग भी निकाल सकते हो एग्जाम, मेहनत कर लो सब। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग पर, तो क्या समझ में आया क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? किसी देश के ऋण चुकाने की जो क्षमता है का आकलन है क्या? कौन देता है क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ये रेटिंग एजेंसी हमारी घरेलू भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट रेटिंग किसके अंडर में काम करती है? सरकार के अंडर में, आरबीआई के अंडर में, किसके अंडर में काम करती है? अब सोच के देखो, अगर ये सरकार के अंडर में काम करती होंगी तो समझना मेरी बात को ध्यान से, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया में सबसे पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कहां की है? अगर ये यूएसए गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी तो सिंपल बात है, स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या करेगा, चीन की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी भी अच्छी हो उसकी तो क्रेडिट रेटिंग नीचे गिरा देगा ताकि उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार से लोन। मेरी बात समझ आ रही है? और यूएसए की कितनी भी खराब होगी उसकी दिखा देगा बहुत बढ़िया है तो। और अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में होंगे तो इनकी जो रिपोर्ट आएगी क्या वो रिलायबल होगी? फिर उस रिपोर्ट का मतलब क्या रह गया? और अगर गवर्नमेंट के अंडर में होंगे तो इनकी रिपोर्ट बाइज्ड होगी, अनबाइज्ड नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों याद रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के अंडर में काम, क्योंकि अगर ये किसी के अंडर में काम करेंगी तो बाइज्ड हो जाएंगी, बताओ ना। और बाइज्ड हो जाएंगी तो इनकी रिपोर्ट पर भरोसा कौन करेगा? कौन सा बैंक भरोसा करेगा फिर? और जब इनकी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग देने का? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी के अंडर में काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना इंडिपेंडेंट, ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। बच्चों हमेशा उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की वैल्यू होगी जिसकी रिपोर्ट जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी, लोग उसकी रिपोर्ट पर क्या करेंगे? उतना ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी के अंडर में काम नहीं करती। अब समझो, अब क्राइसिल ने इंडिया को रेटिंग दी AAA+। समझना, सबसे अच्छी रेटिंग यही मानी जाती है। क्राइसिल ने इंडिया को रेटिंग दी AAA+ और मोदी जी पहुंच गए वर्ल्ड बैंक में, साहब लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक कहेगा औकात बताओ, मोदी जी कहेंगे AAA+। अच्छा बैठो। किसने दी है? क्राइसिल। क्या भरोसा करेगा वर्ल्ड बैंक? क्योंकि ये तो तुम्हारे अपने देश की है। हाँ अगर यही रेटिंग, तुरंत वर्ल्ड बैंक कहेगा बैठो भाई साहब। स्वाभाविक सी बात है, ये बाइज्ड हो सकती है इंडिया के मामले में या नहीं? डेफिनेटली बाइज्ड हो सकती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम लोन उठाते हैं तो किस, इन रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग होती है वो मायने रखती है। ये बेशक किसी के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के मामले में इस पर भरोसा, क्योंकि ये भारत के अधीन है तो हो सकता है कहीं है तो भारत के अंदर ही स्थित। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो किसके द्वारा दी होनी चाहिए? किसी के द्वारा हो, उस पर भरोसा वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? कर लेगा।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बच्चों, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो वर्ल्ड बैंक आपको क्या करेगा? आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर दो, इशू कर दो। याद करो कौन सा बॉन्ड? सॉवरेन बॉन्ड भी हो सकता है, मसाला बॉन्ड भी हो सकता है, ग्रीन बॉन्ड भी हो सकता है, पढ़ाए थे ना? अगर रेटिंग अच्छी है तब इन बॉन्ड का खरीदार मिलेगा तुम्हें। भाई रेटिंग अच्छी होने का मतलब क्या है? कि भारत की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और भारत टाइम पर लोन चुका देगा, तो भारत के बॉन्ड खरीदने को लोग क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। सही है ना? लेकिन अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोन कैसे उठाता है भारत? सबसे पहले रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब वो लोन वर्ल्ड बैंक से उठा सकता है या अपने बॉन्ड इश्यू कर सकता है। बॉन्ड इश्यू करना आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा चुका हूं। कोई कंफ्यूजन की बात, कोई भी दिक्कत? क्लियर हो गया ना? चलो अब मैं आपसे एक जीएस का क्वेश्चन पूछता हूं। कहोगे पढ़ाते कुछ हो पूछते कुछ हो। अगर किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए तो उसका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन समझो पहले। भाई मान लो इंडिया की आज क्रेडिट रेटिंग अच्छी है पर इंडियन गवर्नमेंट लोन उठा लाती है। क्रेडिट रेटिंग अच्छी होने का मतलब यह है कि आज भारत की वित्तीय पोजीशन क्या है? आराम से लोन। लेकिन मान लो 2 साल बाद फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड भी तो हो जाएगी। और होती है, अभी कुछ दिनों पहले यूएस की हुई है डाउनग्रेड, इसलिए तो उसका बॉन्ड यील्ड इतना बढ़ गया। अगर किसी देश की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती है उसका कंट्री की इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या होगा? चलो 3 इफेक्ट बता दो कोई मुझे। सही है लेकिन वो सेकेंडरी रीजन है। और बताओ सोच के क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग लगाओ बच्चों, ऐसे थोड़ी बनेगा। तुम्हें क्या लगता है 20 के 20 क्वेश्चन पड़े हुए आएंगे यूपीएससी में? वहां तो क्वेश्चन आएगा और आपको अपने लॉजिक के साथ उसका क्या करना है। यूपीएससी प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। अब देखो मैंने क्रेडिट रेटिंग पढ़ा दी और क्वेश्चन क्या पूछा है। दिमाग तो तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा लॉजिक का। आईएएस है ये। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा? देखो सबसे पहला काम तो यह कि इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करना मुश्किल हो जाए। पहला इफेक्ट तो यही है। अब सोच के देखो, पहले अपने गांव में अप्लाई करो इस चीज को। मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने किसी से 20 लाख रुपया उधार लिया। चल रहा है, मेरी रेटिंग अच्छी है ना, बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब अचानक से बिजनेस मेरा गड़बड़ कर जाता है तो मेरी रेटिंग, अब मेरे कर्जदार को जब ये पता चलेगा कि यार इसका तो बिजनेस डूब रहा है, तुरंत आके मेरा कॉलर पकड़ेगा, लाजिला 20 लाख रुपए दे मेरे। नहीं? बताओ ना, क्या मैं उसके पैसे दे पाऊंगा? मैं कहूंगा भाई साहब आज नहीं है, मुझे तो अभी चाहिए। फाइनली वो क्या कहेगा, अभी तक 2 रुपये सैकड़ा की ब्याज लेता था, अब 3 की लूंगा, बता। फाइनली यहीं पर बात आएगी, ब्याज दर क्या हो गई। सेम पोजीशन इंडिया में देखो, इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठा रखा है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने का मतलब है सामने वाले को भरोसा नहीं तुम्हारा। अब वो कहेगा पैसा दे, तुम देने की हालत में नहीं हो तो क्या होगा? का मतलब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे लॉजिक लगाया करो, बिना लॉजिक के पढ़ाई बेकार है। अच्छा सोच के देखो, विदेशी निवेशक को पता चलता है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो इसका मतलब यह है कि वो सोच रहा है कि भारत में बिजनेस की पोजीशन अच्छी चल रही है, तो चलो यार इंडिया बिजनेस करेंगे। इसका मतलब एफडीआई का फ्लो देश के अंदर
बढ़ जाएगा, लोग आएंगे बिजनेस करने इंडिया में। लेकिन अगर पता चले ऐप डाउनग्रेड हो रही है तो इसका मतलब यहां बिजनेस गड़बड़ चल रहे हैं, आएगा कोई तो यहां पे अब और भगलेगा। इसका मतलब एफडीआई का फ्लो भी क्या हो जाएगा, इससे रुपए की वैल्यू इससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी। देख रहे हो, एक से एक तार जुड़ा हुआ है, खोलते जाओ और आंसर लिखते जाओ। यूपीएससी में यही है, जितना आप इमेज कर सकते हो, इमेजिनेशन, उतनी जल्दी पेपर निकाल दोगे। क्वेश्चन होगा कि आज अगर महात्मा गांधी होते तो वर्तमान की सामाजिक दशाओं पर उनके क्या विचार होते, लिखिए। ये आएगा क्वेश्चन हिस्ट्री में। आज महात्मा गांधी होते तो सामाजिक दशाओं पर क्या लिखते या उनके विचार क्या होते, उसे लिखिए। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब आप पढ़ के जाते हो क्या, गांधी ने उस सन में ये कर दिया, यहां पे ये हो गया, वहां वो हो गया, ये आएगा। ये करके आप ये पढ़ के जाते हो और क्वेश्चन क्या आएगा देख लेना उठा के। तो आप लिखोगे सबसे पहले क्या, भारत में आरक्षण व्यवस्था है, गांधी जी इसका समर्थन करते, क्योंकि गांधी जी हमेशा समानता में क्या करते थे। तो क्वेश्चन यहीं से निकलेगा और आप आराम से लिखते चले जाओगे। गांधी जी महिलाओं की शिक्षा के समर्थक थे, गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था, इसका मतलब वो समाज की समानता में क्या करते थे। तो क्या वो आरक्षण का समर्थन नहीं करते, पक्का करते। महिला आरक्षण का समर्थन नहीं करते, पक्का करते। बोलो, गांव को शहर बनाने में विश्वास करते, ना कि शहर को आगे दौड़ाने में। बताओ ना, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बात करते थे ना, गांव कहते थे ना भारत गांव में बसता है। उसी से देखो तुमने आंसर बना दिया। तो बेटा मुश्किल नहीं था, केवल तुम्हारे अंदर क्या होने चाहिए, थॉट प्रोसेस आने चाहिए। तुम्हें नहीं पता गांधी जी के बारे में सारी बातें, बस लिखते समय ऐसा लगता है कि किसी इनविजिबल पर्सन ने हमारा पेन पकड़ लिया है, सोच रहे हो दिमाग लेकिन पेन नहीं चल रहा, ऐसा होता है जब आंसर लिखते हो। तो ये कैसे होगा, ये चीजें ना ज्यादा लिखोगे, आंसर राइटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी पेपर क्या हो जाएगा। इसलिए पुराने पेपर जितनी यूनिट में पढ़ा दूं, पुराने पेपर निकालो। देखो आज मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया तुमसे, मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट के विकास में सेबी की भूमिका बताओ। क्या भूमिका है भाई। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, आपने तो ये बताया कि सेबी काम क्या क्या करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड होंगे तो रिटेल इन्वेस्टर आएगा। तो पहली भूमिका तो यही होगी कि सेबी फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड को क्या करता है, रोकता है, जिससे लगातार भारत में निवेश क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। और बताओ, सेबी के 17 काम है, वो उसी से आंसर निकल आएगा। एफडीआई का फ्लो बढ़ाने में सहायक है सेबी। उन्हें पता है विदेशी निवेशकों को कि वहां पर एक अच्छा रेगुलेटर बैठा हुआ है जो नियम कानून से चलता है, तो वो आते हैं यहां। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है, यहाँ तो बस अंधेर नगरी चौपट रह जाए, तो कोई आता क्या। आपको ऐसे ही सोच के आंसर लिखना। 20 क्वेश्चन आएंगे ना, पढ़ोगे तो लगेगा यार ये तो बहुत मुझे आता है, लिखोगे तो लगेगा कि यार मेरा पेन पकड़ लिया किसी ने। क्योंकि दिमाग की और पेन की लड़ाई चलती है उस समय। इन दोनों में जब तक सिमिलरिटी नहीं आएगी, एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तब तक आंसर कि आपको एक ही डायरेक्शन में सोचना है, तो प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये एग्जाम, में फिर समझा रहा हूं तुम लोग। तो आज क्या समझ में आया, पहले तो ये बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताओ है क्या। एक देश के लोगों का किसी दूसरे देश के लोगों के साथ जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है उसे बोलते हैं क्या। कौन बनाता है इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आईएमएफ। और घरेलू स्तर पर कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जबकि किसी भी देश का पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसके अंदर दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा
करंट अकाउंट क्या है? जिसमें शॉर्ट टर्म या रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में टोटल 3 ट्रांजैक्शन आएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शुद्ध लाभ विदेशों से। इन तीनों को प्लस करोगे तो करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होंगे कहां? कैपिटल अकाउंट में। इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है लोन एंड, तो लोन 3 तरीके का है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? सेकंड टर्म आएगा विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश कैसे निकालोगे? यहां एफडीआई, नाम सुनते हो ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा आता है एफपीआई या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेश। अभी पहले नोट कर लो, और जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही है ना? तीसरा टर्म आता है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग पूंजी, और बैंकिंग पूंजी कैसे निकालोगे बच्चों? बैंकिंग पूंजी निकालोगे डिपॉजिट ऑफ एनआरआई। ये भी पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। और सबसे लास्ट चौथा टर्म आता है अदर कैपिटल। इन चारों को प्लस करोगे तो कैलकुलेट होगा क्या? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इसमें हमने कहां तक पढ़ लिया है? लॉन्ग टर्म लोन पढ़ लिया है। लॉन्ग टर्म लोन कैसे उठाते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म लोन उठाने के लिए सबसे पहले जरूरत है हमें किसकी? क्रेडिट रेटिंग की। बताओ जरा क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? किसी देश के लोन चुकाने की क्षमता का कौन देता है क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 2 तरह की है हमारे यहां, एक घरेलू और दूसरा विदेशी। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? क्राइसिल, इकरा, ऑन इकरा, केयर। पेपर में पूछी गई है, उठा के देखो पेपर। और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच, पुअर, स्टैंडर्ड, हिंडनबर्ग भी थी लेकिन वो बाइज्ड मानी गई है। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वो 3 यही है। इनके थ्रू अगर आपके पास क्रेडिट रेटिंग है तो बहुत बढ़िया है। बताओ कोई भी दिक्कत की बात?
क्लियर है ना बच्चों? यहां तक मैंने आपको आज पढ़ा दिया, कल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पढ़ाऊंगा। एक टेक्निकल क्वेश्चन, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते कैसे हो, कल सिखाऊंगा इस बात को। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते कैसे हो, ठीक है ना? लेकिन जितना पढ़ाया है उसको पढ़ना। और थर्सडे का क्या है, कौन कौन सी यूनिट पता है ना सारा? बढ़िया से पढ़ाई करना अच्छे तरीके से। विदेशी संस्थागत निवेश, मेहनत से पढ़ाई करोगे बच्चों बढ़िया रहेगा।